लोग इस वीडियो में ज्योग्राफी का क्लास 10th का चैप्टर 5 पढ़ेंगे, जो है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। ये 5वां चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये NCERT है। हम लोग अभी पूरा किताब पढ़ रहे हैं। 8th पढ़ लिया है, 9th पढ़ लिया है, अब 10th का 5वां चैप्टर पढ़ेंगे। हैवन अपने पिता के साथ दूर के गांव गुवाहाटी से आया है। वह लोगों को घरों जैसे अजीब चीज़ों में जाते देखता है जो सड़क पर चलती है। वह एक रसोई को भी बहुत से घरों के साथ जाते देखता है। वह आश्चर्य से अपने पिता से पूछता है, पिताजी हमारा घर इस प्रकार क्यों नहीं चलता जैसा कि उसने गुवाहाटी में देखा। उसके पिता ने बताया, यह घर नहीं है, बसें व गाड़ियाँ हैं। हमारे घरों की तरह यह ईंटें और पत्थरों से नहीं बनी है। इन्हें बनाने में लोहा, एल्युमिनियम जैसी धातुओं का प्रयोग किया गया है। ये अपने आप नहीं चलते, ये इंजन द्वारा चालित होते हैं। इंजन को चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में धातु से बनी विभिन्न धातुओं का उपयोग करते हैं। क्या आप अपने घर में प्रयोग की जाने वाली धातु से बनी चीज़ों की सूची बना सकते हैं? ये धातुएं कहाँ से आती हैं? आपने पढ़ा है कि भूपर्पटी, पृथ्वी की ऊपरी परत को भूपर्पटी कहते हैं, विभिन्न खनिजों के योग से बने चट्टानों से निर्मित है। इन खनिजों का उपयुक्त शोधन करके ये वस्तुएं निकाली जाती है। खनिज हमारे जीवन के अति अनिवार्य भाग हैं। लगभग हर चीज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं, एक छोटी सी सुई से लेकर एक बड़ी इमारत तक या फिर एक बड़ा जहाज़, सभी खनिजों से बने हैं। रेलवे लाइन, सड़क के पत्थर, हमारे औजार तथा मशीनें सभी खनिजों से बने हैं। कारें, बसें, रेलगाड़ियाँ, हवाई जहाज़ सभी खनिजों से निर्मित है और धरती से प्राप्त ऊर्जा के साधनों द्वारा चालित होते हैं। यहाँ तक कि भोजन में भी खनिज होते हैं जिसे हम खाते हैं। मनुष्य ने विकास की सभी अवस्थाओं में अपनी जीविका तथा सजावट, त्योहारों व धार्मिक अनुष्ठानों के लिए खनिजों का प्रयोग किया है। खनिज व दंतमंजन से एक उज्जवल मुस्कान। दंतमंजन आपके दांत साफ करते हैं। कुछ अपघर्षक खनिज जैसे सिलिका, चूना पत्थर, लाइमस्टोन, एल्युमिनियम ऑक्साइड व विभिन्न फॉस्फेट खनिज स्वच्छता में मदद करते हैं। स्वच्छता में कौन कौन मदद कर रहा है? सिलिका, चूना पत्थर, एल्युमिनियम ऑक्साइड और फॉस्फेट। फ्लोराइड जो दांतों को गलने से रोकता है, फ्लोराइट नामक खनिज से प्राप्त होता है। अधिकतर दंतमंजन टिटेनियम ऑक्साइड से सफ़ेद बनाए जाते हैं, जो कि रूटाइल एलिमिनाइट तथा एनाटेज नामक खनिजों से प्राप्त होता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। टाइटेनियम ऑक्साइड किससे होता है? टाइटेनियम ऑक्साइड से ये पेस्ट वाइट किए जाते हैं, जो कि रूटाइल एलिमिनाइट और एनाटेज से प्राप्त होता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। टाइटेनियम ऑक्साइड सफ़ेद किए जाते हैं। टाइटेनियम ऑक्साइड कहाँ से? इन चीज़ों से निकलता है। कुछ दंतमंजन जो चमक प्रदान करते हैं, उसका कारण अभ्रक के कारण भी करते हैं। टूथब्रश व पेस्ट की ट्यूब पेट्रोलियम से प्राप्त प्लास्टिक से बनी होती है। अब यह बताइए कि ये खनिज कहाँ पाए जाते हैं? जरा ध्यान से सोचें और बताएं कि रोशनी देने वाले बल्ब में कितने खनिज प्रयुक्त हुए। सभी सजीव वस्तुओं को खनिजों की आवश्यकता होती है। खनिजों के बिना जीवन प्रक्रिया नहीं चल सकती। यद्यपि हमारे कुल पौष्टिक उपभोग का केवल 0.3% भाग ही खनिज है, तथापि ये इतने महत्वपूर्ण और गुणकारी हैं कि इनके बिना हम 99.7% भोज्य पदार्थों का उपयोग करने में असमर्थ होंगे। जरा ध्यान से सोचें और बताएं तथा भोज्य पदार्थों पर अंकित पोषक तत्वों को इकट्ठा करें। खनिज क्या है? भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्वान समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है। खनिज प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं, जिसमें कठोर हीरा, नरम चूना तक सम्मिलित है। खनिज इतने विविध क्यों हैं? आप चट्टानों के विषय में पहले ही पढ़ चुके हैं। चट्टानें खनिजों के समरूप तत्वों के यौगिक हैं। कुछ चट्टानें जैसे चूना पत्थर केवल एक ही खनिज से बनी है, लेकिन अधिकतर चट्टानें विभिन्न अनुपात में अनेक खनिजों का योग है। यद्यपि 2000 से अधिक खनिजों की पहचान की जा चुकी है, लेकिन अधिकतर चट्टानों में केवल कुछ ही खनिज की बहुतायत है। एक खनिज विशेष जो निश्चित तत्वों का योग है, उन तत्वों का निर्माण उस समय के भौतिक और रासायनिक परिस्थितियों का परिणाम है। इसके फलस्वरूप ही खनिजों में विविध रंग, कठोरता, चमक, घनत्व तथा विविध क्रिस्टल पाए जाते हैं। भूवैज्ञानिक इन्हीं विशेषताओं के आधार पर खनिजों का वर्गीकरण करते हैं। भूगोलविदों व भूवैज्ञानिकों के द्वारा खनिजों का अध्ययन
भूगोलविद स्थलाकृतियों की बेहतर जानकारी हेतु खनिजों का अध्ययन भूपृष्ठ के एक अंश के रूप में करते हैं। भूगोलवेत्ता सामाजिक संगठनों के वितरण व खनिजों के संबंधित आर्थिक क्रियाओं में ज़्यादा रुचि रखते हैं, परंतु एक भूवैज्ञानिक खनिजों के निर्माण की प्रक्रिया, ये देखिए भूगोल वाला क्या करता है, भूगोल जो देखता है वो है कि आर्थिक क्रिया इसमें कैसे लाभकर हो सकता है, जबकि भूवैज्ञानिक देखता है कि इसका निर्माण कैसे हुआ, इसकी प्रक्रिया क्या थी, इसकी आयु व खनिजों के भौतिक और रासायनिक संगठन से संबंधित विषयों की जानकारी रखते हैं। कौन? भूवैज्ञानिक। का भूगोल वाला तो सिर्फ पैसा छाप रहा है। सामान व वाणिज्यिक व्यापारिक उद्देश्य हेतु खनिजों का निम्न प्रकार से वर्गीकृत किए जाते हैं। खनिजों का वर्गीकरण। पहले है खनिज। खनिज दो तरह के, तीन तरह के खनिज हैं, धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। तीन तरह के खनिज हैं, धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। धात्विक खनिज में है लौह धातु, अलौह धातु। धात्विक खनिज में दो तरह के, तीन तरह के होते हैं। धात्विक खनिज तीन तरह के होते हैं, जिसमें लौह, अलौह और बहुमूल्य खनिज। लौह में उदाहरण है लोहा का अंश जिसमें हो, वो सारे लौह खनिज के उदाहरण हैं। लौह धात्विक खनिज के उदाहरण हैं, जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज, निकल व क्वार्ट। उसके अलावा अलौह वाले धात्विक खनिज कौन से हैं? तांबा, सीसा, जस्ता व बॉक्साइट। फिर है बहुमूल्य खनिज कौन से हैं जो धात्विक हैं, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनियम आदि। अब है अधात्विक खनिज, वो कौन कौन से होते हैं, जैसे अभ्रक, नमक, पोटास, सल्फर, चूनास्म, चूना पत्थर, संगमरमर तथा बलुआ पत्थर। उसी तरह ऊर्जा खनिज कौन से हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस। खनिजों की उपलब्धता। खनिज कहाँ पाए जाते हैं? सामान्यतः खनिज अयस्कों में पाए जाते हैं। किसी भी खनिज में अन्य अवयवों या तत्वों के मिश्रण का संचयन ऊष्मा व दबाव का परिणाम है। अवसादी चट्टानों में दूसरी श्रेणी के खनिजों में जिप्सम, पोटास, नमक व सोडियम सम्मिलित हैं। इनका निर्माण विशेषकर शुष्क प्रदेशों में वाष्पीकरण के फलस्वरूप होता है। खनिजों के निर्माण की एक अन्य विधि धरातलीय चट्टानों का अपघटन है। चट्टानों के घुलनशील तत्वों के अपरदन के पश्चात अयस्क वाली अवशिष्ट चट्टानें रह जाती है। बॉक्साइट का निर्माण इसी प्रकार होता है। ये ध्यान रखना है, चट्टानों में जो घुलनशील था वो निकल गया और बाकी जो अवशिष्ट रह गया अयस्क, वो बॉक्साइट इसी तरह की उदाहरण है। पहाड़ियों के आधार पर घाटी तल की रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में भी कुछ खनिज पाए जाते हैं। ये निक्षेप प्लेसर निक्षेप के नाम से जाने जाते हैं। इनमें प्रायः ऐसे खनिज होते हैं जो जल द्वारा घर्षित नहीं होते। इन खनिजों में सोना, चांदी व टीन व प्लेटिनियम प्रमुख है। सोना, चांदी, टीन और प्लेटिनियम प्रमुख हैं। यहाँ से थोड़ा दोबारा पढ़ते हैं, छूट गया था ऊपर। खनिजों की उपलब्धता। खनिज कहाँ पाए जाते हैं? सामान्यतः खनिज अयस्कों में पाए जाते हैं। किसी भी खनिज में अन्य अवयवों या तत्वों का मिश्रण या संचय हेतु अयस्क शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अयस्क शब्द का प्रयोग क्या है? ये खनिज अयस्कों में पाए जाने वाले किसी भी खनिज में अन्य अवयव तथा तत्वों के मिश्रण का संचय हेतु अयस्क शब्द का प्रयोग किया जाता है। खनन का आर्थिक महत्व भी है। जब अयस्क में खनिजों का संचयन पर्याप्त हो, खनिजों के खनन की सुविधा इसके निर्माण व संरचना पर निर्भर है। खनन सुविधा इसके मूल्य को निर्धारित करती है। अतः हमारे लिए मुख्य शैल समूहों को समझना अत्यंत आवश्यक है, जिसमें ये खनिज पाए जाते हैं। खनिज प्रायः निम्न शैलों समूहों में से प्राप्त होते हैं। आग्नेयी तथा कायांतरी चट्टानों में खनिज दरारों, जोड़ों, भ्रंशों, बिदरों में मिलते हैं। छोटे जमाव सिराओं के रूप में और बृहद जमाव परत के रूप में पाए जाते हैं। इसका निर्माण भी अधिकतर उस समय होता है जब ये तरल अथवा गैसीय अवस्था में दरारों के सहारे भूपृष्ठ की ओर धकेले जाते हैं। ऊपर आते हुए ये ठंडे होकर जम जाते हैं। मुख्य धात्विक खनिज जैसे जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा आदि इसी तरह के सिराओं व जमावों के रूप में प्राप्त होते हैं। अनेक खनिज अवसादी चट्टानों के अनेक खनिज संस्तरों या परतों में पाए जाते हैं। इनका निर्माण क्षैतिज परतों में निक्षेपण, संचयन व जमाव का परिणाम है। कोयला तथा कुछ अन्य प्रकार के लौह अयस्कों का निर्माण लंबी अवधि तक अत्यधिक ऊष्मा व दबाव का परिणाम है।
अवसादी चट्टानों में दूसरी श्रेणी के खनिजों में जिप्सम, पोटास, नमक, सोडियम सम्मिलित है, जिसका निर्माण विशेषकर शुष्क प्रदेशों में वाष्पीकरण के फलस्वरूप हुआ है। खनिज के निर्माण में एक अन्य विधि धरातलीय चट्टानों का अपघटन है। चट्टानों की घुलनशील तत्वों के अपरदन के पश्चात अयस्क वाली अवशिष्ट चट्टानें रह जाती है। बॉक्साइट का निर्माण इसी प्रकार होता है। पहाड़ियों के आधार पर घाटी तल की रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में भी यह खनिज पाए जाते हैं। ये निक्षेप प्लेसर निक्षेप होते हैं, प्लेसर निक्षेप के नाम से जाने जाते हैं। ये निक्षेप प्लेसर निक्षेप के नाम से जाने जाते हैं। इसमें प्रायः ऐसे खनिज होते हैं जो जल द्वारा घर्षित नहीं होते। इन खनिजों में सोना, चांदी, टीन और प्लेटिनियम प्रमुख है। महासागरीय जल में विशाल मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, लेकिन इसमें से अधिकांश के व्यापक रूप से विसरित होने के कारण इसकी आर्थिक सार्थकता कम है। फिर भी सामान्य नमक, मैग्नीशियम तथा ब्रोमाइन ज़्यादातर समुद्री जल से ही प्रग्रहित डेराइव्ड होते हैं। महासागरीय तली भी मैग्नीज ग्रंथियों नोड्यूल्स में धनी है। मैग्नीज ग्रंथि, ब्रोमाइन कहाँ से निकलता है? तो समुद्र वगैरह से। मैग्नीशियम तथा ब्रोमाइन नमक भी। एक रोचक तथ्य, रैट होल। रैट होल क्या है? रैट होल खनन। क्या आप जानते हैं कि भारत में अधिकांश खनिज राष्ट्रीयकृत है, नेशनलाइज्ड है, और इसका निष्कर्षण सरकारी अनुमति के पश्चात ही संभव है। किंतु उत्तर पूर्वी भारत के अधिकांश जनजातीय क्षेत्रों में खनिजों का स्वामित्व व्यक्तिगत व समुदाय को प्राप्त है। मेघालय में कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर व डोलोमाइट के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। चूना पत्थर व मेघालय में कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर और डोलोमाइट के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। जोवाई व चेरापूंजी में कोयले का खनन परिवार के सदस्यों द्वारा एक लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में किया जाता है, जिसे रैट होल खनन कहते हैं। जोवाई व चेरापूंजी में कोयले का खनन परिवार के सदस्य द्वारा किया जाता है। जरा ध्यान से सोचे व बताएं, एक खुली खदान, ओपन पिट माइन, उत्खनन व एक शाफ्ट युक्त भूमिगत खदान में क्या अंतर है? भारत अच्छे और विविध प्रकार के खनिज संसाधनों में सौभाग्यशाली है, यद्यपि इसका वितरण असमान है। मोटे तौर पर प्रायद्वीपीय चट्टानों में कोयले, धात्विक खनिज, अभ्रक व अन्य अनेक अधात्विक खनिजों के अधिकांश भंडार संचित हैं। प्रायद्वीप के पश्चिमी और पूर्वी पार्श्वों पर गुजरात और असम की तलछटी, पूर्वी और पश्चिम पार्श्व माने किनारा, पूरब और पश्चिम पर गुजरात और असम, गुजरात यहाँ, असम यहाँ की तलछटी चट्टानों में अधिकांश खनिज तेल निक्षेप पाए जाते हैं। मिनरल ऑयल यहीं पाया जाता है, यहाँ और यहाँ। प्रायद्वीपीय शैल क्रम के साथ राजस्थान में अनेक अलौह खनिज पाए जाते हैं। उत्तरी भारत के विस्तृत जलोढ़ मैदान आर्थिक महत्व के खनिजों से लगभग विहीन है। मतलब उत्तरी के मैदान में है या नहीं। नॉर्थ का जो मैदान है ना, मैदान माने जो गंगा और सिंधु का जो गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है, उसमें कोई खनिज नहीं है। ये विभिन्नताएं खनिजों की रचना में खनिजों की रचना में अंतर्ग्रस्त भूगर्भिक संरचना प्रक्रियाओं और समय के कारण है। आइए अब हम भारत के कुछ प्रमुख खनिजों के वितरण का अध्ययन करें। सदैव स्मरण रहे कि अयस्क में खनिज का सांद्रण, उत्खनन व सुगमता और बाजार की निकटता किसी संचय की आर्थिक जीव्यता, वायबिलिटी को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अतः मांग की पूर्ति के लिए अनेक संभव विकल्पों में चयन करना पड़ता है। ऐसा हो जाने के बाद एक खनिज निक्षेप अथवा भंडार खादान में परिवर्तित हो जाता है। लौह खनिज धात्विक खनिजों के कुल उत्पादन मूल्य के 3/4 भाग योगदान करते हैं। लौह खनिज कुल उत्पादन मूल्य के 3/4 माने 300/4, 7×4 = 75% लौह योगदान करते हैं। ये धातु शोधन उद्योगों के विकास को मजबूत आधार प्रदान करते हैं। भारत अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के पश्चात बड़ी मात्रा में धात्विक खनिजों का निर्यात करता है। लौह अयस्क, आयरन ओर, लौह अयस्क एक आधारभूत खनिज है तथा औद्योगिक
ये देखिए अभी आंकड़ा ये कब का है, 2009-10 का खान मंत्रालय का रिपोर्ट है, अभी का तो बाद में देखना पड़ेगा। उड़ीसा सबसे ज़्यादा लौह अयस्क उत्पादन राज्यों में कर रहा है, उसके बाद झारखंड, उसके बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़, ठीक, उसके बाद कर्नाटक और बाकी अन्य। लौह औद्योगिक, क्या आप जानते हैं कन्नड़ भाषा में कुदरे शब्द का अर्थ घोड़ा होता है? कुदरे शब्द का अर्थ घोड़ा होता है कन्नड़ भाषा में। कर्नाटक के पश्चिमी घाट में सबसे ऊंची चोटी घोड़े के मुख से मिलती जुलती है बोलाडीला। बेलाडीला की पहाड़ियां बैल के डिलहंप से मिलती है, जिसके कारण इसका यह नाम पड़ा बेलाडीला। बेलाडीला पहाड़ियाँ बैल के डिल से मिलती है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी घोड़े के मुख से मिलती है। पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा चोटी अन्नामुलई। उद्योग विकास के रीढ़ हैं। भारत में लौह अयस्क के विपुल संसाधन विद्वान हैं। भारत उच्च कोटि के लोहांश युक्त लौह अयस्क में धनी है। उच्च कोटि का मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है। मैग्नेटाइट ध्यान रखना है, मैग्नेटाइट जो है सर्वोच्च प्रकार का लौह अयस्क है, जिसमें 70% लोहा का अंश पाया जाता है। इसमें सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होते हैं जो विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से उपयोगी है। हेमेटाइट सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क है। सबसे अच्छा मैग्नेटाइट है और सर्वाधिक महत्वपूर्ण हेमेटाइट है, जिसका अधिकतम मात्रा में उपभोग हुआ है, किंतु इसमें लोहांश की मात्रा मैग्नेटाइट की अपेक्षा थोड़ी कम होती है। इसमें लोहांश की मात्रा 50 से 60% तक पाया जाता है। भारत में लौह अयस्क पेटियां, मतलब लौह अयस्क कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसको खूब अच्छा से याद ही कर लेंगे। उड़ीसा झारखंड पेटी उड़ीसा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क मयूरभंज व केंदुझर में जिलों में बादाम पहाड़ खदानों से निकाला जाता है। इसी के सनिध झारखंड के सिंहभूम जिले में गुआ तथा नोआमुड़ी से हेमेटाइट अयस्क का खनन किया जाता है। तो ये याद रखिएगा, गुआ तथा नोआमुड़ी कहाँ है? झारखंड में है, जबकि मयूरभंज और केंदुझर कहाँ है? उड़ीसा में है। यहाँ से लौह अयस्क निकाले जाते हैं। नोआमुड़ी, सिंहभूम, केंदुझर, मयूरभंज, गुआ। फिर है दुर्ग बस्तर पेटी। एक तो है झारखंड छत्तीसगढ़, झारखंड उड़ीसा ZHOD, दूसरा है दुर्ग बस्तर DBC दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी। यह पेटी महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ राज्यों के अंतर्गत पाई जाती है। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्यों के बीच पाई जाती है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में दुर्ग बस्तर और चंद्रपुर। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बेलाडीला, वहाँ का कौन सा था? यहाँ था बेलाडीला। कर्नाटक के पश्चिमी घाट में सबसे ऊंची घोड़ी से मिलती जुलती है, इसको कुदरे मुख। बेलाडीला की पहाड़ियाँ बैल के डिल से। बेलाडीला की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? छत्तीसगढ़ में, तो उसी के बारे में यहाँ बताया गया है। बेलाडीली पहाड़ी श्रृंखलाओं में अति उत्तम कोटि का हेमेटाइट पाया जाता है। बस्तर का जो बेलाडीला है वहाँ, जिसमें इस गुणवत्ता के 14 जमाव मिलते हैं। इसमें इस्पात बनाने में आवश्यक सर्वश्रेष्ठ भौतिक गुण विद्वान हैं। इन खदानों का लौह अयस्क विशाखापट्टनम के पतन से जापान तथा विशाखापट्टनम पतन से जापान तथा दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है। ठीक, फिर है जो बस्तर, दुर्ग बस्तर और चंद्रपुर जो पेटी है ना, उसमें भी हेमेटाइट पाया जाता है। इस तरह के 14 जगह इसके निक्षेप हैं। और यहाँ जो हेमेटाइट अयस्क निकलता है उसका जापान और दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है। कहाँ से? विशाखापट्टनम जो अपना पोर्ट है वहाँ से। अब है बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु, तुमकुरु पेटी। बेल्लारी B, चित्रदुर्ग C, चिकमंगलुरु C और तुमकुरु पेटी BCCT। कर्नाटक की इस पेटी में लौह अयस्क की बृहद राशि संचित है। यह कहाँ पड़ रहा है? मोटा मोटी कर्नाटक में। कर्नाटक में पश्चिम घाट में अवस्थित
कुदरे मुख की खाने, कुदरे मुख मतलब घोड़ा के मुंह जैसा, 100% कन्नड़ शब्द है, 100% निर्यात इकाई है। कुदरे मुख से क्या है, 100% यहाँ से निकाल के खनिज लौह वाला भेज ही दिया जाता है बाहर। कुदरे मुख निक्षेप संसार में सबसे बड़े निक्षेपों में से एक माने जाते हैं। लौह अयस्क करदम रूप में पाइपलाइन द्वारा मंगलुरु के निकट एक पतन पर भेजा जाता है, स्लरी के रूप में लौह अयस्क को भेजा जाता है। कहाँ? पाइपलाइन के द्वारा मंगलुरु के निकट एक पतन पोर्ट पर, ठीक है, कुदरे मुख से। और ये जो पेटी है वो कहाँ है? एक है बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु, तुकमैरू पेटी कर्नाटक के पश्चिमी हिस्से में। फिर है मारमा महाराष्ट्र गोवा पेटी। यह पेटी गोवा तथा महाराष्ट्र बीजी पेटी, महाराष्ट्र तथा गोवा यह पेटी गोवा तथा महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में स्थित है। यद्यपि यहाँ का लोहा उत्तम प्रकार का नहीं है, तथापि इसकी दक्षता से दोहन किया जाता है। मारमा गांव पतन से इसका निर्यात किया जाता है, और इसका जो निर्यात है मारमा गांव पतन जो है वहाँ से किया जाता है, मरमा गांव। अब है मैग्नीज। ये था तो लौह अयस्क पेटी। तो हम लोग लौह अयस्क में कितनी पेटियाँ पढ़ लिए? 1, 2 और एक 3 पेटी पढ़ लिए। इधर 3 दुर्ग बस्तर चनरपुर पेटी, और चौथा 4 पेटी उड़ीसा झारखंड पेटी। अब हम लोग मैग्नीज के बारे में पढ़ेंगे। मैग्नीज मुख्य रूप से इस्पात के विनिर्माण में प्रयोग होता है। 1 टन इस्पात बनाने में लगभग 10 किग्रा मैग्नीज की आवश्यकता होती है। इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाएं व पेंट बनाने में किया जाता है। और मैग्नीज के उत्पादक राज्य के बारे में दिया है, मैग्नीज उत्पादन में राज्यों का अंश। तो ये सबसे ज़्यादा 29% सब अलग अलग कर रहा है, और सबसे ज़्यादा है उड़ीसा का, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद कर्नाटक, OMK। अब यहाँ कुछ पेटियाँ दिखाई गई है, अभी देखते हैं कि कहाँ किसका महत्वपूर्ण खनिजों का वितरण। ये लोहा को दिखा रहा है, ये लोहे के अयस्क के खाने को है। लौह अयस्क क्षेत्र लोह अयस्क का क्षेत्र है, ये खान है। ये लोह अयस्क निर्यातक पतन है। ये मैग्नीज को दिखा रहा है, ये बॉक्साइट, ये अभ्रक। तो हम लोग अभी जो सबसे पहले क्या पढ़ा था, झारखंड और कौन सी पेटी, झारखंड उड़ीसा पेटी। तो झारखंड उड़ीसा पेटी जो है, ये वाला जो हिस्सा है, गोवा, केंदुझर, मयूरभंज, ये वाला हिस्सा है लौह अयस्क वाला। उसके बाद हम लोग कौन सा पढ़ा था, DBC बस, जो बोल रहा था दुर्ग बस्तर, और कहाँ था, दुर्ग बस्तर और चिकमंगलूर। तो ये देखिएगा, ये कहाँ है, बस्तर पड़ता है छत्तीसगढ़ में। तो आप यहाँ छत्तीसगढ़ को देखेंगे तो दुर्ग, बस्तर और छत्तीसगढ़ का जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, बेलाडीला की खाने जो हैं, ये सारे हिस्से, ये दूसरा वाला बेल्ट है या पेटी है। और तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था ये चित्रदुर्ग, बल्लारी, तुकमंगलुरु, चिकमंगलुरु, जिसको हम लोग बोल रहे थे ये BCCT। तो जिसमें शामिल था बी से क्या था, बल्लारी था, फिर चिकमंगलुरु था, फिर तुमकुर था, ये वाली पेटियाँ। उसके बाद थी मारमा गांव वाली पेटी, रत्नागिरी, और मोरमा गांव वाला। तो मारमा गांव कहाँ है, गोवा में। यहाँ से ही ये बाहर भेजे जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। भारत में उड़ीसा मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। उसके बाद मध्य प्रदेश से वर्ष 2001 में देश के कुल उत्पादन का 1/3 भाग यहाँ से प्राप्त हुआ। जरा ध्यान से सोचें और बताएं। भारत में लौह अयस्क, मैग्नीज, कोयला तथा लोहा इस्पात उद्योग के वितरण वाले मानचित्रों को अध्यारोपित करें। क्या आप इसमें कोई संबंध कोयला तथा लोहा इस्पात उद्योग के वितरण वाले मानचित्र, जो मैग्नीज वाला मानचित्र है, जो कोयला वाला है और लोहा वाला है, इन सबको एक जगह रख के देखें कि कोई संबंध है क्या इसमें आपस में। भारत में अलौह खनिजों की संचित राशि उत्पादन अधिक संतोषजनक नहीं है अलौह का। यद्यपि ये खनिज जिसमें तांबा, बॉक्साइड, सीसा और सोना आते हैं, धातु शोधन, इंजीनियरिंग व विद्युत उद्योगों के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए हम तांबा तथा बॉक्साइड का वितरण समझें। अलौह का संतोषजनक क्या बताए कि नहीं है, भारत में अलौह खनिजों का संतोषजनक उत्पादन नहीं। अब है तांबा के बारे में। भारत में तांबे के भंडार व उत्पादन क्रांतिक रूप से न्यून है। घातवर्ध, मैलेबल, तन्य और ताप सुचालक होने के कारण तांबे का उपयोग मुख्यतः बिजली के तार बनाने, इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन उद्योगों में किया जाता है। मध्य प्रदेश के बालाघाट खदानें, मध्य प्रदेश का कौन सा खदान याद रखना है, मध्य प्रदेश का बालाघाट खदान देश का लगभग 52% तांबा उत्पन्न करता है। कौन, बालाघाट, तांबा 52%। कहाँ, MP का बालाघाट।
झारखंड का सिंहभूम जिला भी तांबे के मुख्य उत्पादक हैं। राजस्थान की खेतड़ी खदानें भी तांबे के लिए प्रसिद्ध थी। मलज खंड में तांबा का खदान, तो ये आपको ध्यान रखना है, तांबा का खदान मलज खंड में भी है। मलज खंड या मलाज खंड जो बोलते हैं वहाँ भी है। सबसे ज़्यादा ये ध्यान में रखना है कौन सा, एमपी का जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे, बालाघाट खदानें। अब आइए यहाँ तांबा उत्पादन में राज्यों का अंश 2009-10। राजस्थान सबसे ज़्यादा तांबा उत्पादन कर रहा था, फिर मध्य प्रदेश, फिर झारखंड, फिर बाकी अन्य। फिर है बॉक्साइड। यद्यपि अनेक अयस्कों में अल्मीनियम पाया जाता है, परंतु सबसे अधिक एल्यूमिना क्ले जैसे दिखने वाले पदार्थ बॉक्साइड से ही प्राप्त होते हैं। बहुत में पाया जाता है लेकिन बॉक्साइड मेन है, एल्यूमिनियम क्ले का जो रूप में दिखता है। बॉक्साइड निक्षेपों की रचना एल्यूमिनियम सिलिकेट के समृद्ध व्यापक भिन्नता वाली चट्टानों के विघटन से होती है। एल्यूमिनियम सिलिकेट से समृद्ध व्यापक भिन्नता वाली चट्टानों का विघटन से होती है निक्षेपों की रचना। एल्यूमिनियम एक महत्वपूर्ण धातु है क्योंकि यह लोहे जैसी शक्ति के साथ साथ अत्यधिक हल्का व सुचालक भी होता है। इसमें अत्यधिक घातवर्धित अमेलेबिलिटी भी पाई जाती है। भारत में बॉक्साइट के निक्षेप मुख्यतः अमरकंटक पठार, मकाल श्रेणी पहाड़ियों तथा बिलासपुर कटनी के पठारी प्रदेश में पाए जाते हैं। ये ध्यान रखना है आपको, कहाँ पाए जाते हैं, अमरकंटक पठार में, मैकाल पहाड़ी में और बिलासपुर कटनी के पठारी प्रदेश में एल्यूमिनियम पाए जाते हैं। अब है आगे, उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है, जहां 2009-10 में देश के 34.97% बॉक्साइट का उत्पादन हुआ। यहाँ कोरापुट जिले के पंचपतमाली, जो उड़ीसा है ना, उड़ीसा का कोरापुट जिला के पंचपतमाली जिले में कोरापुट जिले के पंचपतमाली निक्षेप राज्य के सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइट क्षेत्र है। पंचपतमाली, जरा ध्यान से सोचो और बताओ कि भारत के भौतिक मानचित्र पर बॉक्साइट की खानें चिन्हित करें। एक रोचक तथ्य, एल्यूमिनियम की खोज के बाद सम्राट नेपोलियन तृतीय अपने कपड़ों पर एल्यूमिनियम से बने हुक व बटन पहनता था तथा अपने खास मेहमानों को एल्यूमिनियम से बने बर्तनों में भोजन कराता तथा आम मेहमानों को सोने व चांदी के बर्तनों में भोजन परोसा जाता। इस घटना के 30 वर्ष बाद पेरिस में भिखारियों के पास एल्यूमिनियम के बर्तन एक आम बात थी। कितना? मात्र 30 वर्ष के बाद ही। ये कौन थे? नेपोलियन तृतीय की कहानी है। अब आगे, अधात्विक खनिज। अभ्रक एक ऐसा खनिज है जो प्लेटों अथवा पत्तरन क्रम में पाया जाता है। इसका चादरों में विपाटन स्प्लिट आसानी से हो सकता। ये परतें इतनी महीन हो सकती है कि इसकी 1000 परतें कुछ सेंटीमीटर ऊंचाई में समाहित हो सकती है। अभ्रक की कहानी है। अभ्रक पारदर्शी काले, हरे, लाल, पीले अथवा भूरे रंग का हो सकता है। पारदर्शी काला, हरा, लाल, पीला, भूरा कुछ भी हो सकता है। इसकी सर्वोच्च परावैद्युत शक्ति परमियाबिलिटी, ऊर्जा ह्रास के निम्न गुणांक, विंस वाहन के गुण और उच्च वोल्टेज की प्रतिरोधकता के कारण अभ्रक विद्युत व इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में प्रयुक्त होने वाले अपरिहार्य खनिजों में से एक है। अभ्रक के निक्षेप छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी पठारी किनारे पर पाए जाते हैं। बिहार झारखंड की कोडरमा, गया, हजारीबाग पेटी अग्रणी उत्पादक है। अभ्रक कहाँ है? बिहार झारखंड की कोडरमा, गया, हजारीबाग पेटी, कोडरमा, गया और हजारीबाग की जो पेटियां हैं वहाँ पेटी अग्रणी उत्पादक है। राजस्थान के मुख्य अभ्रक उत्पादक क्षेत्र अजमेर के आसपास है। आंध्र प्रदेश के नेल्लौर अभ्रक पेटी भी देश की महत्वपूर्ण उत्पादक पेटी है। चट्टानी खनिज जैसे चूना पत्थर कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है। यह अधिकांशतः अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। सेडिमेंट्री रॉक में क्या है? चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का एक आधारभूत कच्चा माल होता है और लौह प्रगलन की भट्टियों के लिए अनिवार्य है। जरा ध्यान से सोचो और बताएं, मानचित्र का अध्ययन करें तथा बताएं कि छोटा नागपुर क्षेत्र खनिजों का भंडार क्यों है। आंध्र प्रदेश 20% अभ्रक चूना पत्थर के उत्पादन में राज्यों का अंश। तो सबसे ज़्यादा चूना पत्थर कौन कर रहा है? कर्नाटक, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद 20-50% में सब। खनन के जोखिम खतरे।
क्या आपने कभी खनिकों द्वारा आपके जीवन के सुविधाजनक बनाने के लिए किए गए प्रयासों के बारे में सोचा है? खनन का खनिकों के स्वास्थ्य तथा पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? खदानों में काम करने वाले श्रमिक लगातार धूल व हानिकारक धुएं में सांस लेते हुए फेफड़े संबंधी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। खदानों के फेफड़ा संबंधी बीमारी, खदानों की छतों के गिरने, सैलाब आने, जल प्लावित होना, कोयले की खदानों में आग लगने आदि खतरे खदान श्रमिकों के लिए अस्थायी है। खदान क्षेत्र में खनन कारण जल स्रोत संदूषित हो जाते हैं। अवशिष्ट पदार्थों तथा खनिज जल मलबे के खत्ता लगने से भूमि व मिट्टी का अवक्षय होता है और सरिताओं तथा नदियों का प्रदूषण बढ़ता है। खनन क्षेत्रों में धूल उठने से वायु प्रदूषण, झरिया टू बी शिफ्टेड, कोल फायर कास्ट्रोफोन, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स वे आर नॉट इन प्लेस। ये न्यूज़पेपर का कुछ कटिंग वगैरह है खदानों में काम करने वालों के लिए। खनन को घातक उद्योग किलर इंडस्ट्री बनने से रोकने के लिए विनियम और पर्यावरण कानूनों का क्रियान्वयन अनिवार्य है। खनिजों का संरक्षण, हम सभी को उद्योग और कृषि के खनिज निक्षेपों और उनसे विनिर्मित पदार्थों पर भारी निर्भरता सुप्रेषित है। खनन योग निक्षेप की कुल राशि असार्थक अंश है। खनन योग निक्षेप की कुल राशि असार्थक अंश है, अर्थात भूप्रपट्टी का 1%। जिन खनिज संसाधनों के निर्माण व सांद्रण में लाखों वर्ष लगे हैं, हम उसका शीघ्रता से उपभोग कर रहे हैं। खनिज निर्माण की भूगर्भिक प्रक्रियाएं इतनी धीमी है कि उनके वर्तमान उपभोग की दर की तुलना में उनके पुनर्भरण की दर अपरिमित रूप से थोड़ी है। इसलिए खनिज संसाधन सीमित तथा अनवीकरणीय योग्य हैं। समृद्ध खनिज निक्षेप हमारे देश की अत्यधिक मूल्यवान संपत्ति है, लेकिन ये अल्पजीवी हैं। अयस्कों के सतत उत्खनन से लागत बढ़ती है, क्योंकि खनिजों के उत्खनन की गहराई बढ़ने के साथ साथ उसकी गुणवत्ता घटती जाती है। आपने खनिज संसाधनों को सुनियोजित एवं सतत पोषणीय ढंग से प्रयोग करने के लिए एक तालमेल युक्त प्रयास करना होगा। निम्न कोटि के अयस्कों का कम लागतों पर प्रयोग करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों का सतत विकास करते रहना होगा। धातुओं का पुनः चक्रण, रद्दी धातुओं का प्रयोग तथा अन्य प्रतिस्थापनों का उपयोग भविष्य में हमारे खनिज संसाधनों के संरक्षण के उपाय हैं। जरा ध्यान से सोचें व बताएं। उन पदार्थों की सूची बनाएं जहां खनिजों की अपेक्षा उसके प्रतिस्थापनों का प्रयोग हो रहा है। ये प्रतिस्थापन क्या है और कहां से प्राप्त होते हैं? ऊर्जा संसाधन ऊर्जा के सभी क्रियाकलापों के लिए आवश्यक है। खाना पकाने में, रोशनी व ताप के लिए, गाड़ियों के संचालन तथा उद्योगों में मशीनों के संचालन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा का उत्पादन ईंधन खनिजों जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम तथा विद्युत से किया जाता है। ऊर्जा संसाधनों को परंपरागत तथा गैर परंपरागत साधनों में वर्गीकृत किया गया है। परंपरागत और गैर परंपरागत साधनों में लकड़ी, उपले, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा विद्युत, दोनों जल विद्युत व ताप विद्युत सम्मिलित है। गैर परंपरागत साधनों के तौर पर सौर, पवन, ज्वारीय, भूतापीय, बायोगैस तथा परमाणु ऊर्जा शामिल किए जाते हैं। ग्रामीण भारत में लकड़ी और उपले बहुयात में प्रयोग किए जाते हैं। एक अनुमान के अनुसार ग्रामीण घरों में आवश्यक ऊर्जा का 70% से अधिक इन दो साधनों से प्राप्त होता है, लेकिन अब घटते एक अनुमान घरों में आवश्यक ऊर्जा 70% बहुयात प्रयोग किए जाते हैं। ऊर्जा सम्मिलित ग्रामीण में लकड़ी और उपला कितना? 70%। लेकिन अब घटते वन क्षेत्र के कारण इसका उपभोग करते रहना कठिन होता जा रहा है। इसके अतिरिक्त उपलों का उपयोग भी हतोत्साहित किया जा रहा है, क्योंकि इसमें सर्वाधिक मूल्यवान खाद का उपभोग होता है, जिसमें कृषि में प्रयोग किया जा सकता है। सर्वाधिक मूल्यवान खाद्य का उपभोग होता है जिसे कृषि में उपयोग किया जा सकता है। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कोयला। भारत में कोयला बहुयात में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। यह देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को महत्वपूर्ण भाग प्रदान करता है। इसका उपभोग ऊर्जा उत्पादन तथा उद्योगों और घरेलू जरूरतों के लिए ऊर्जा की आपूर्ति के लिए किया जाता है। भारत अपनी
वाणिज्यिक ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मुख्यतः कोयले पर निर्भर है। ये देखिए, ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मुख्यतः कोयले पर, वाणिज्यिक ऊर्जा पर, भारत अपनी वाणिज्यिक ऊर्जा पूर्ति के लिए कोयला पर निर्भर है। जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं कि कोयले का निर्माण पादप पदार्थों के लाखों वर्ष तक संपीड़न से हुआ है, इसलिए संपीड़न की मात्रा, गहराई और दबने के समय के आधार पर कोयला अनेक रूपों में पाया जाता है। कोयले के खदान का आंतरिक दृश्य, ये देखिए। अब चलते हैं आगे। ये है परंपरागत ऊर्जा स्रोत। कोयला का क्षेत्र ये दिखाया गया है, जैसे सिंगरेनी कोयला का क्षेत्र कहाँ कहाँ, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। कोयला का क्षेत्र कहाँ, सिंगरौली, कोरबा, तलचर, झरिया, रानीगंज, बोकारो, ये सब। और यहाँ तमिलनाडु में नेवेली। तेल का क्षेत्र ये जो है ककोल, वडोदरा, अलंकेश्वर, हजीरा, विजयपुर, अंता, औरिया, जगदीशपुर, ये सोनीपत, दिल्ली, गुरुग्राम, आंवला, बबराला, ये उत्तर प्रदेश का जगदीशपुर। मुख्य सुरक्षित गैस, मुख्य सुरक्षित प्राकृतिक गैस, ये जो जैसी संरचना बनी है, कहाँ है देखना है, ये गुजरात, ये त्रिपुरा, और कोई जगह है तो देखें। चलिए आगे पढ़ते हैं। कोयला का खदान का बाह्य दृश्य। दलदलों में क्षय होते पादपों से पीट उत्पन्न होता है, जिसमें कम कार्बन, नमी की उच्च मात्रा व निम्न ताप क्षमता होती है। लिग्नाइट एक निम्न कोटि का भूरा कोयला है। लिग्नाइट क्या है? निम्न कोटि का कोयला है। लिग्नाइट निम्न कोटि, लिग्नाइट निम्न कोटि का है। लिग्नाइट निम्न कोटि का कोयला। यह मुलायम होने के साथ अधिक नमी युक्त होता है। लिग्नाइट के प्रमुख भंडार तमिलनाडु के नेवेली में स्थित में मिलते हैं और विद्युत उत्पादन में प्रयोग किए जाते हैं। लिग्नाइट नेवेली में मिलता है तमिलनाडु, और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? विद्युत उत्पादन में। विद्युत उत्पादन। गहराई में दबे तथा अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को बिटुमिनस कोयला कहा जाता है। ज़्यादा गहराई वाला और अधिक दाब से दबा हुआ। वाणिज्य प्रयोग में यह सर्वाधिक लोकप्रिय है। धातु शोधन में उच्च श्रेणी के बिटुमिनस कोयले का प्रयोग किया जाता है। इसका लोहे के प्रगलन में विशेष महत्व है। एंथ्रासाइट सर्वोत्तम गुण वाला कोयला है। तो पहला है लिग्नाइट, उसके बाद है बिटुमिनस, उसके बाद है एंथ्रासाइट। सबसे अच्छा एंथ्रासाइट, फिर बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट। भारत में कोयला दो प्रमुख भूगर्भिक युगों के शैल क्रम में पाया जाता है। एक है गोंडवाना, जिसकी आयु 200 लाख वर्ष से कुछ अधिक है, यानी 2 करोड़ वर्ष है। दूसरा है टर्शियरी निक्षेप, जो 55 लाख वर्ष पुराने हैं। तो ये आपको याद रखना है। भारत में कोयला दो प्रमुख भूगर्भिक युगों के, तो आपको भूगर्भिक युग के बारे में अलग से पढ़ा दिया जाएगा। भूगर्भिक युग किसको कहते हैं? भूगर्भिक युगों में दो प्रमुख भूगर्भिक युगों के शैल क्रम में पाया जाता है। एक है गोंडवाना भूगर्भिक युग, और दूसरा जो 2 लाख साल है, 2 करोड़ साल पुराना है। दूसरा है टर्शियरी निक्षेप, जो 55 लाख साल पुराना है। गोंडवाना कोयले जो धातु शोधन कोयला है के प्रमुख संसाधन दामोदर घाटी, पश्चिम बंगाल तथा झारखंड। दामोदर घाटी जो पश्चिम बंगाल और झारखंड में है, वहाँ है। झरिया, रानीगंज, बोकारो में स्थित है, जो महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है। गोदावरी, महानदी, सोन व वर्धा नदी घाटियों में भी कोयले का जमाव है। गोदावरी, महानदी, सोन और वर्धा, इन नदियों का आप स्थिति देखेंगे। गोदावरी कहाँ है? नासिक से जो निकलती है, ये दक्षिण के इलाके में पड़ेगा। महानदी कहाँ है? उड़ीसा वगैरह से जो चलती हैं, पार करती हैं। सोन कहाँ है? मध्य प्रदेश से निकल के जो बिहार की तरफ जाती है, वर्धा देख लीजिएगा। टर्शियरी कोयले का क्षेत्र उत्तर पूर्वी राज्यों में, मेघालय और वहाँ जो है नॉर्थ ईस्ट वाला जो है वो टर्शियरी कोयला है, 55 लाख साल पुराना वाला। मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में पाया जाता है। यह स्मरण रहे कि कोयला स्थूल पदार्थ है, जिसका प्रयोग करने पर भार घटता है, क्योंकि यह राख में परिवर्तित हो जाता है। इसी कारण भारी उद्योग तथा ताप विद्युत गृह कोयला क्षेत्रों अथवा उसके निकट ही स्थापित किए जाते हैं। पेट्रोलियम। भारत में कोयले के पश्चात ऊर्जा का दूसरा प्रमुख साधन पेट्रोलियम या खनिज तेल है। यह ताप व प्रकाश के लिए ईंधन। पहला क्या है? कोयला। भारत में कोयले के पश्चात क्या है? खनिज तेल। इसका ईंधन मशीनों को स्नेहक के रूप में, ईंधन के लिए, फिर स्नेहक के लुब्रिकेंट के रूप में, फिर अनेक विनिर्माण उद्योगों में कच्चा माल प्रदान करता है। तेल शोधनशालाएँ, संश्लेषित वस्त्र, उर्वरक तथा असंख्य रसायन उद्योगों में एक
नोडीय बिंदु का काम करती है। नोडीय बिंदु क्या हो इसके बारे में समझना पड़ेगा बाद में। भारत में अधिकांश पेट्रोलियम की उपस्थिति टर्शियरी युग के शैल संरचनाओं के अपनति व भ्रंश ट्रैप में पाई जाती है। 55 लाख साल पुराना जो है ना शैल रॉक्स चट्टानें उसमें पाई जाती है। वलन अपनति और गुंबदों वाले प्रदेशों में यह पाया जाता है जहां उद्वलन के शीर्ष में तेल ट्रैप हुआ होता है। तेल धारक परत सरंध्र चूना पत्थर या बालू पत्थर होता है। तेल धारक परत सरंध्र चूना पत्थर या बालू पत्थर होता है जिसमें से तेल प्रवाहित होता है। ये चूना पत्थर होगा या बालू पत्थर होगा जिसमें तेल प्रवाहित हो सकता है। मध्यवर्ती असरंध्र परतें तेल को ऊपर उठने व नीचे रिसने से रोकती है। मध्यवर्ती असरंध्र परतें तेल को ऊपर उठने व नीचे रिसने से रोकती है। पेट्रोलियम सरंध्र और असरंध्र चट्टानों के बीच भ्रंश ट्रैप में भी पाया जाता है। प्राकृतिक गैस हल्की होने के कारण खनिज तेल के ऊपर पाई जाती है। भारत में कुल पेट्रोलियम उत्पादन का 63% भाग मुंबई हाई से, 18% भाग गुजरात से और 16% असम से प्राप्त होता है। मानचित्र में 3 प्रमुख अपतटीय तेल क्षेत्र चिन्हित करें। अंकलेश्वर गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है। असम भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है। डिगबोई, नहरकटिया और मोरन हुगरीजन इस राज्य के महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। कहाँ कहाँ? असम क्या है? असम भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है। डिगबोई, नहरकटिया, मोरन हुगरीजन इस राज्य के असम के महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। अलंकेश्वर गुजरात में है। प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है जो पेट्रोलियम के साथ अथवा अलग भी पाई जाती है। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के साथ या अलग भी पाई जाती है, स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है। इससे ऊर्जा के एक साधन के रूप में तथा पेट्रो रसायन उद्योग, पेट्रो माने पेट्रोल वाला रसायन के उद्योग में एक औद्योगिक कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के कम उत्सर्जन के कारण प्राकृतिक गैस को पर्यावरण अनुकूल माना जाता है, इसलिए यह वर्तमान शताब्दी का ईंधन है। वर्तमान शताब्दी का ईंधन कौन सा है? तो वो ईंधन है प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस। कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन, केजी डेल्टा बेसिन, केजी रिवर का बेसिन में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार खोजे गए हैं। पश्चिमी तट के साथ मुंबई हाई और सनिध क्षेत्रों में खंबात की खाड़ी में पाए जाने खंबात के खाड़ी में पाए जाने वाले क्षेत्र तेल संपूरित करते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहां प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार का भी ध्यान रखना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी प्राकृतिक गैस पाया जाता है, नेचुरल गैस, जहां प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार पाए जाते हैं। 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर हजीरा विजयपुर जगदीशपुर कितना 1700 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन मुंबई हाई और बसीन को पश्चिमी व बसाइन कहाँ है? ये बसाइन असल में महाराष्ट्र में है। बसाइन और सालसेट आइलैंड वगैरह हम लोग पढ़ते थे कब, ये हिस्ट्री जब पढ़ते हैं ना, बसाइन सालसेट मराठा का, जब अंग्रेज़ों का मराठा के साथ युद्ध पढ़ेंगे, मराठा और अंग्रेज इंग्लिश का, तो उस समय बसाई सालसेट ये सब पढ़ते हैं। तो मुंबई हाई और बसीन को पश्चिमी और उत्तरी भारत के उर्वरक एचपीजी पाइपलाइन बसीन को पश्चिमी व उत्तरी भारत के उर्वरक विद्युत व अन्य औद्योगिक क्षेत्रों से जोड़ती है। अब क्या है, ये मुंबई और बसीन को कहाँ जोड़ती है? उत्तर पश्चिम के उर्वरक वाले क्षेत्र से, विद्युत वाले क्षेत्र से व अन्य औद्योगिक क्षेत्रों से जोड़ती है। इस धमनी से भारत के गैस उत्पादन को संवेग मिला है। ये देखिए धमनी इसको क्यों कह रहे हैं आप देखिएगा, धमनी और सीरा हम लोग पढ़ते हैं ना, धमनी जिसमें खून बहता है, सीरा जिसमें खून बहता है, तो धमनी कह रहा है यहाँ पर कि एचबीजे धमनी से काफ़ी, इस धमनी से भारत का इस उत्पादन को संवेग मिला है। ऊर्जा व उर्वरक उद्योग प्राकृतिक गैस के प्रमुख प्रायोगिकता हैं। मतलब ऊर्जा और उर्वरक उद्योग में जो इस्तेमाल होने वाला चीज़ है, उसमें प्रयोग होने वाला सबसे ज़्यादा वो प्राकृतिक गैस है। गाड़ियों में तरल ईंधन को संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी से प्रतिस्थापित देश में लोकप्रिय हो रहा है। गाड़ियों में जो है ना, पेट्रोल के जगह पर अब सीएनजी जो डाला रहा है, प्रतिस्थापन किया जा रहा है, इसके लिए देश में यह लोकप्रिय हो रहा है। एचबीजे जो अगर आपको देखना है वो कहाँ जो कह रहे थे, हजीरा विजयनगर और जगदीशपुर
वाला लाइन तो ये ऊपर जो हम लोग देख रहे थे, हजीरा विजयपुर, विजयपुर कहाँ है? एमपी में। हजीरा कहाँ है? एक बार वो भी देख लीजिए। हजीरा है अपना गोवा में, गोवा कह दिए, गुजरात में। विजयपुर है एमपी में और जगदीशपुर है यूपी में। गुजरात, एमपी, यूपी। तो यही धमनी का काम कर रहा है, 1700 किलोमीटर का है गैस पाइपलाइन। अब आगे ये एक मैप और भी दिया गया है, मानचित्र, जिसमें ऊर्जा संयंत्र के बारे में बताया गया है कि भारत में आणविक परमाणविक ऊर्जा संयंत्र एटॉमिक कहाँ है और थर्मल कहाँ कहाँ है। तो आपको ये ध्यान रखना है, तलचर में है, ये बहुत सारी, सिंगरौली है, परीक्षा है, पनकी है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है परमाणु कहाँ कहाँ है। रावत भाटा जो कि है गुजरात में, राजस्थान में, रावत भाटा है राजस्थान में। फिर तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। उसके बाद कहाँ है? नरौरा, यूपी में। उसके बाद एक कहाँ पड़ गया? कलपक्कम, तमिलनाडु के कलपक्कम में। तो ये 4 एटॉमिक सेंटर आपको एकदम ही अच्छे से याद होना चाहिए। और ये तलचर कहाँ है? तलचर अपना है उड़ीसा के अंदर, तलचर उड़ीसा के अंदर है। क्या है? ये थर्मल पावर प्लांट है। फिर आपका अमरकंटक में है, कोरबा छत्तीसगढ़ में है, रामागुंडम में है जो कि तेलंगाना में पड़ता है, कोटागुंडम में है, भी तेलंगाना में पड़ता है, विजयवाड़ा है जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, और एक जो हम लोग छोड़ दिए थे कैगा, कर्नाटक में है। 5 ठो याद रखना है एटॉमिक पावर प्लांट अपने यहाँ जो है। दुर्गापुर कहाँ है? दुर्गापुर ये देख लीजिए, वेस्ट बंगाल में है। संथालडीह, फिर कोलकाता, ये सारे कहाँ हैं? संथालडीह और कोलकाता ये वेस्ट बंगाल में है। रिहंद कहाँ है? रिहंद असल में यूपी में है, यूपी और सबके बॉर्डर पर है असल में, यूपी, एमपी और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर है, असल में यूपी में है रिहंद। बोगाई गांव है, फिर बोगाई गांव कहाँ? असम में है। नामरूप है, वो भी असम में है। तो ये बातें आप ध्यान में रखेंगे। फिर है विद्युत। आधुनिक विश्व में विद्युत के अनुप्रयोग इतने ज़्यादा विस्तृत हैं कि इसके प्रति व्यक्ति उपभोग को विकास का सूचकांक माना जाता है। मतलब जो जितना ज़्यादा विकास कर रहा है व्यक्ति, उतना ही, जो जितना ज़्यादा बिजली का उपयोग कर रहा है उतना ही वो विकसित माना जाता है। विद्युत मुख्यतः 2 प्रकार से उत्पन्न की जाती है। प्रवाही जल जो हाइड्रो टरबाइन चलाकर जल विद्युत उत्पन्न करता है, और अन्य ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस को चलाने से टरबाइन जलाकर ताप विद्युत उत्पन्न किया जाता है। एक बार उत्पन्न हो जाने के बाद विद्युत एक जैसी ही होती है। कुछ नदी घाटी परियोजनाओं के नाम बताएं तथा इन नदियों पर बने बांधों का नाम बताएं। जैसे आप ना दामोदर वैली कॉरपोरेशन का नाम सुने होंगे, तो ये दामोदर नदी पर है। उसी तरह नागार्जुन सागर है, ये कृष्णा नदी के ऊपर है से। उसी तरह रिहंद है, रिहंद का नदी का नाम भूल रहे हैं। फिर भागीरथी है, टिहरी बांध है, टिहरी बांध है जो भागीरथी नदी पर है। तो इस तरह करके अलग अलग नदियों पर बांध बनाए गए हैं। और गुजरात में है नर्मदा पर सरदार सरोवर। तेज बहते जल से जल विद्युत उत्पन्न की जाती है, जो एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है। भारत में अनेक बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती है, जैसे भाखड़ा नागल कौन से पर है? भाखड़ा नागल परियोजना है अपने कौन सी नदी पर, ये आपको बताना है। दामोदर घाटी तो अभी बताया, झारखंड दामोदर नदी पर है। कोपिला हाइडल परियोजना आदि। कोपिला और भाखड़ा नागल आपको बताना है। भाखड़ा नागल पड़ता है, ये देखना पड़ेगा। ताप विद्युत कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के प्रयोग से उत्पन्न की जाती है। ताप, भाखड़ा नागल, दामोदर घाटी और कोपिला हाइडल। इसको मिटाते हैं पहले और इसको अलग से चिन्हित कर देते हैं। भाखड़ा नागल, दामोदर घाटी कॉरपोरेशन, कोपिला हाइडल परियोजना। ताप विद्युत कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के प्रयोग से उत्पन्न की जाती है। ताप विद्युत गृह अनवीकरणीय योग्य जीवाश्म ईंधन का प्रयोग कर विद्युत उत्पन्न करते हैं। थर्मल पावर प्लांट जो है अपने राज्य के ताप विद्युत गृह प्रवाह की जानकारी इकट्ठी की तथा इसमें प्रयुक्त ईंधन का नाम लिखिए। अपने यहाँ क्या है? एनटीपीसी है। एनटीपीसी बाढ़ में है, पटना जिला के बाढ़ में। ये क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन। ऊर्जा के बढ़ते उपभोग ने देश को कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों पर अत्यधिक निर्भर कर दिया है। गैस व तेल की बढ़ती कीमतें तथा इसकी संभाव्य कमी ने भविष्य में ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा के प्रति अनिश्चितताएं उत्पन्न कर दी है। इसके राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि पर गंभीर प्रभाव पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त जीवाश्मी ईंधनों का प्रयोग गंभीर पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न करता है।
अतः नवकरणीय योग ऊर्जा संसाधनों जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जैविक ऊर्जा तथा अपशिष्ट पदार्थ द्वारा जनित ऊर्जा का उपभोग बहुत ज़रूरत है। ये ऊर्जा गैर परंपरागत साधन कहलाते हैं। ये सारे जितने भी आप देख रहे हैं ये ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन है। कौन कौन है? जैसे ज्वारीय ऊर्जा है, जैविक ऊर्जा है, अपशिष्ट पदार्थ से जनित ऊर्जा है, और भी पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है। ये सब के सब ये ऊर्जा गैर परंपरागत साधन है। भारत धूप, जल तथा जीवभार साधनों में समृद्ध है। धूप में भी समृद्ध है। भारत में नवीकरण योग ऊर्जा संसाधनों के विकास हेतु बृहद कार्यक्रम भी बनाए गए हैं। अब है परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा। परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा अणुओं की संरचना को बदलने से प्राप्त होता है। जब ऐसा परिवर्तन किया जाता है तो ऊष्मा के रूप में काफ़ी ऊर्जा विमुक्त होती है और इसका उपभोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में किया जाता है। यूरेनियम और थोरियम जो झारखंड और राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखलाओं में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं यूरेनियम और थोरियम? झारखंड और राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला, जो झारखंड और राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं, का प्रयोग परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है। केरल में मिलने वाली मोनाजाइट रेत में भी थोरियम की मात्रा पाई जाती है। मोनाजाइट रेत कहाँ पाई जा रहा है? केरल में मिलने वाले रेत में। भारत के मानचित्र पर 6 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की अवस्थिति दिखाएं तथा उनके राज्यों का नाम बताएं। अभी हम लोग 5 देख पाए थे, 6 था, 6 अभी काउंटिंग कर लेते हैं। जैसे पहला है नरौरा उत्तर प्रदेश में, दूसरा है रावत भाटा राजस्थान में, तीसरा है कलपक्कम तमिलनाडु में, उसके बाद है चौथा महाराष्ट्र के, कहाँ है महाराष्ट्र में एक जगह था, कहाँ महाराष्ट्र के कलपक्कम, कैगा कर्नाटक के कैगा में, कैगा कर्नाटक में। उसके बाद महाराष्ट्र के कर्नाटक कैगा, महाराष्ट्र के ये देखिए तारापुर, महाराष्ट्र के तारापुर में, और एक है काकरापार, ये है गुजरात में, काकरापारा गुजरात में भी एक है काकरापारा में, वो हम लोग ध्यान नहीं दिए थे। तो चलिए इसको भी लिख देते हैं। एक है तारापुर, तारापुर कहाँ? महाराष्ट्र में, और छठा है काकरापार गुजरात में, ध्यान रखना है, काकरापार गुजरात में। अब है सौर ऊर्जा। भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है, मतलब 0 डिग्री से 23.5 डिग्री के बीच में कुछ हिस्सा, इसका आधा हिस्सा पड़ता है। यहाँ ऊर्जा के दोहन की असीम संभावनाएं हैं। फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी का द्वारा धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। भारत के ग्रामीण तथा सुदूर क्षेत्रों में सौर ऊर्जा तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। कुछ बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र देश के विभिन्न भागों में स्थापित किया जा रहे हैं। ऐसी अपेक्षा है कि सौर ऊर्जा के प्रयोग से ग्रामीण घरों में उपलों तथा लकड़ी की निर्भरता को न्यूनतम किया जा सकता है। फलस्वरूप यह पर्यावरण संरक्षण में योगदान देगा और कृषि में भी खाद की पर्याप्त आपूर्ति होगी। सौर ऊर्जा संचालित इलेक्ट्रॉनिक दूध परीक्षण उपकरण को एक दिखाया गया। भारत में नए स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्रों के बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए। अब ये एक काम है जो आपको करना है और अच्छे से करना है। भारत में नए स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्रों की जानकारी एकत्रित कीजिए। अब है पवन ऊर्जा के बारे में पढ़ना। भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन की महान संभावनाएं हैं। भारत में पवन ऊर्जा फॉर्म की विशालतम पेटी तमिलनाडु में नागरकोइल से मदुरई तक अवस्थित है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, माने तटीय जो राज्य हैं वहाँ की बात हो रही है, तो तमिलनाडु के नागरकोइल मदुरई में अवस्थित है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र तथा लक्षद्वीप में भी महत्वपूर्ण ऊर्जा फॉर्म हैं। नागरकोइल और जैसलमेर देश में पवन ऊर्जा का प्रभावी उपयोग के लिए जाने जाते हैं। अब है बायोगैस, जैसलमेर में भी है जो प्रभावी उपयोग के लिए जाने जाते हैं। ग्रामीण इलाकों में झाड़ियों, कृषि अपशिष्ट, पशुओं और मानव जनित अपशिष्ट के उपयोग से घरेलू उपभोग हेतु बायोगैस उत्पन्न की जाती है। जैविक पदार्थों के अपघटन से गैस उत्पन्न होती है जिसकी तापीय सक्षमता मिट्टी के तेल, उपलों व चारकोल की अपेक्षा अधिक होती है। बायोगैस संयंत्र नगर पालिका, सहकारिता तथा निजी स्तर पर लगाए जाते हैं। पशुओं का गोबर प्रयोग करने वाले संयंत्र ग्रामीण भारत में गोबर गैस प्लांट के नाम से जाने जाते हैं। ये किसान को 2 प्रकार से लाभान्वित करते हैं, एक ऊर्जा के रूप में और दूसरा उन्नत प्रकार के उर्वरक के रूप में। बायोगैस अब तक पशुओं के गोबर का प्रयोग करने में
सबसे दक्ष है। अब तक पशुओं के गोबर का प्रयोग करने में सबसे दक्ष है। यह उर्वरक की गुणवत्ता को बढ़ाता है और उपलों तथा लकड़ी जलाने से होने वाले वृक्षों के नुकसान को रोकता है। बायोगैस संयंत्र का एक फोटो दिया गया। ज्वारीय ऊर्जा, महासागरीय तरंगों का प्रयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। ज्वारीय ऊर्जा, टाइडल एनर्जी, महासागरीय तरंगों का प्रयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। सक्रिय खाड़ी के आर पार बाढ़ द्वारा सक्रिय खाड़ी के आर पार बाढ़ द्वार बनाकर बांध बनाए जाते हैं। उच्च ज्वार में एक सक्रिय खाड़ी नुमा प्रवेश द्वार से पानी भीतर जाता है और द्वार बंद होने पर बांध में ही रह जाता है। बाढ़ द्वार के बाहर ज्वार उतरने पर बांध के पानी को इसी रास्ते पाइप के द्वारा समुद्र की तरफ बहाया जाता है, जो इसे ऊर्जा उत्पादक टरबाइन की ओर ले जाता है। भारत में खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी तथा पश्चिमी तट पर गुजरात में और कहाँ कहाँ भारत में खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी तथा पश्चिमी तट पर गुजरात में और पश्चिम बंगाल में सुंदरवन क्षेत्र में गंगा के डेल्टा में ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा पश्चिम में कहाँ, पूर्व में कहाँ लिकर किया जा रहा है। गंगा का जो डेल्टा क्षेत्र है ना, वहाँ डेल्टा में ज्वारीय तरंगों द्वारा उत्पन्न किया जा रहा है। सुंदरवन बंगाल में सुंदरवन क्षेत्र में जो डेल्टा है गंगा का, वहीं उत्पन्न करने के लिए आदर्श दशाएं उपस्थित है। भूतापीय ऊर्जा, पृथ्वी के आंतरिक भागों में ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली, पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। आंतरिक भाग से जो ऊर्जा निकल रही है भूतापीय ऊर्जा के लिए अस्तित्व में होती है। भूतापीय ऊर्जा इसलिए अस्तित्व में होती है क्योंकि बढ़ती गहराई के साथ पृथ्वी प्रगामी ढंग से तप्त होती जाती है। जहाँ भी भूतापीय प्रवणता अधिक होती है वहाँ उथली गहराइयों पर भी अधिक तापमान पाया जाता है। ऐसे क्षेत्रों में भूमिगत जल चट्टानों से ऊष्मा का अवशोषण कर तप्त हो जाता है। यह इतना तप्त हो जाता है कि यह पृथ्वी की सतह की ओर उठता है तो यह भाप में परिवर्तित हो जाता है। इसी भाप का उपयोग टरबाइन को चलाने और विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। भारत में सैकड़ों गर्म पानी के चश्मे हैं जिनका विद्युत उत्पादन में प्रयोग किया जा सकता है। भूतापीय ऊर्जा के दोहन के लिए भारत में 2 प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की गई है। एक हिमाचल प्रदेश के मणिकरण के निकट पार्वती घाटी में स्थित है तथा दूसरा लद्दाख के पूगा घाटी में स्थित है। तो आपको ध्यान रखना है 2 गो कहाँ है अपने यहाँ, क्या भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ कहाँ है। भूतापीय ऊर्जा संयंत्र एक तो है हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में, हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में है, और दूसरा है कहाँ, लद्दाख के पूगा घाटी में। ठीक, अब है ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण। ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक सेक्टर, कृषि, उद्योग, परिवहन, वाणिज्य व घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऊर्जा के निवेश की आवश्यकता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात क्रियान्वित आर्थिक विकास की योजनाओं को चालू रखने के लिए ऊर्जा की बड़ी मात्रा में आवश्यकता थी। फलस्वरूप पूरे देश में ऊर्जा के सभी प्रकारों का उपभोग धीरे धीरे बढ़ रहा है। इस पृष्ठभूमि में ऊर्जा के विकास के सतत पोषणीय मार्ग के विकसित करने की तुरंत आवश्यकता है। ऊर्जा के संरक्षण की प्रोन्नति और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का बढ़ता प्रयोग, सतत विकास, सतत पोषणीय ऊर्जा के 2 आधार हैं। अब कौन कौन से 2 आधार हैं सतत पोषणीय ऊर्जा के? पहला है ऊर्जा के संरक्षण की प्रोन्नति, ऊर्जा संरक्षण की प्रोन्नति और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का बढ़ता प्रयोग, पोषणीय ऊर्जा के 2 आधार। वर्तमान में भारत विश्व के अल्पतम ऊर्जा दक्ष देशों में गिना जाता है। मतलब हम लोग ऊर्जा में उतने दक्ष नहीं हैं, ऊर्जा का दोहन करने में, ठीक, बेकार हैं, देशों में से गिना जाता है। हमें ऊर्जा के सीमित संसाधनों के न्याय संगत उपयोग के लिए सावधानीपूर्वक उपागम अपनाना होगा। उदाहरणार्थ, एक जागरूक नागरिक के रूप में हम यातायात के लिए निजी वाहन की अपेक्षा सार्वजनिक वाहन का उपयोग कर सकते हैं। जब प्रयोग न हो रही हो तो बिजली बंद करके विद्युत बचत करने वाली उपकरणों के प्रयोग से तथा गैर पारंपरिक ऊर्जा साधनों के प्रयोग से हम अपना छोटा सा योगदान दे सकते हैं। आखिरकार ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। ये चैप्टर यहाँ ख़त्म हो गया। ऊर्जा का बचत ऊर्जा का उत्पादन है। अब चलते हैं आगे। ये थोड़ा सा कुछ प्रश्न है अभ्यास के लिए, तो देखते हैं कौन सा बन पाता है कौन सा नहीं बन पाता। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला, निम्नलिखित में कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों से बनता है? अपशिष्ट, इसमें देखना है निम्नलिखित में कौन सा खनिज
अपक्षयित, जो चट्टानें अपक्षयित हो गई, टूट फूट हो गया, पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्याग दिया। अब उस अवशिष्ट भार को त्याग दिया तो चट्टानों के अवशिष्ट भार को त्याग देगा तो क्या बनेगा, सोना वाला बनेगा, सोना, है ना। या फिर बॉक्साइट इसमें बनेगा। बॉक्साइट क्यों बनेगा, बॉक्साइट जो होता है इसी तरह के निक्षेपों में ही बनता है। नहीं नहीं, ये सोना बनेगा, इसका ध्यान रखिएगा, ये सोना बनेगा। झारखंड में स्थित कोडरमा में निम्नलिखित में किस खनिज को अग्रणी उत्पादक है। कोडरमा में अभ्रक है, गया कोडरमा जो पेटी है ना, वो बिहार झारखंड वाली, वो। निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है। निम्नलिखित में क्या है, निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में, सेडिमेंट्स या जो भी सनस्तर हैं, लेयर्स में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है। तलछटी चट्टानों में, आग्नेयी चट्टानों में, कांतरी चट्टानों में, इसमें से कोई नहीं। तो ये आग्नेयी चट्टानों में होता है। कौन से चट्टान में सनस्तरों में खनिज का निक्षेपण होता है, ये थोड़ा देखना पड़ेगा फाइनल। मोनाजाइट रेत निम्नलिखित में कौन सा खनिज पाया जाता है। मोनाजाइट, थोरियम। केरल का जो मोनाजाइट नहीं अभी बता रहे थे कि उसमें थोरियम के अवशेष पाए जाते हैं धूल में, वहाँ। तो इतना ही था, अब अगला चैप्टर पढ़ेंगे।